नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग जनवरी के एग्जाम के लिए ये सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में आज हमारे पास 8वें नंबर की क्लास है और इस क्लास में भी हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, है ना। ये लाइव क्लास नहीं है पर आप लोग मेरे आंसर देने के पहले क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, है ना, ताकि उससे आपकी तैयारी का जायजा आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वो सिर्फ मोबाइल पे चलने वाली है ना। और उसमें फिलहाल हमारे पास में मॉक टेस्ट, अभी सबसे ज्यादा लोग मॉक टेस्ट ही ले रहे हैं, है ना। और ये फुल टेस्ट ले रहे हैं, है ना, जिसमें फुल कोर्स है ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, है ना। मॉक टेस्ट जो है आपको बता दें कि इसमें आपके पास 10 नॉर्मल टेस्ट मिलने वाले हैं और 10 आपको फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब 10 जो है टोटल आपको 75 नंबर के हैं और डेली रोज रोज एक मिलना इसमें स्टार्ट है ना। 9 टेस्ट उसमें डले हुए नॉर्मल वाले, एक और डले के टोटल 20 टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं और इसकी वैलिडिटी होने वाली है सिर्फ जनवरी के एग्जाम के लिए, है ना। इसकी वैलिडिटी भी जनवरी के एग्जाम के लिए। इसमें एमसीक्यू है अलग अलग टॉपिक वाइज, 50-100 ऐसे मिलाकर हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इसमें और प्लस मॉक टेस्ट, ये पूरा का पूरा इससे मिल जाए, है ना। साथ में फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरी थ्योरी क्लास मिलनी है कंप्यूटर की और साथ में आपको मिलने वाले हैं ये दोनों कोर्स इसके अंदर है। इस कोर्स की खास बात ये है कि ये वैलिड रहने वाला है मार्च तक के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको लेना ज्यादा अच्छी बात है ना। और इसमें पूरा डिटेल में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हम लोग, साथ में एमसीक्यू और टेस्ट सब कुछ है उसमें। चलिए, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो लेना और जो लोग कोर्स नहीं लेना चाहते वो लोग इंस्टॉल करके रखेंगे एप्लीकेशन को, है ना। इसमें हम लास्ट में लाइव क्लासेस लेके आएंगे सभी के लिए जो फ्री रहने वाली है और साथ में, है ना, इसमें आपको टेस्ट भी और मिलने वाले हैं। अभी हमने 2 टेस्ट डाले हैं, अभी हम उसमें फुल टेस्ट भी देने वाले हैं ताकि आप लोग का भी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग क्या होता है ना। स्पूलिंग के बारे में बात करेंगे, जिनको आंसर पता होगा वो आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग क्या होती है ना। तो स्पूलिंग एक ऐसा वर्ड है जो प्रयोग किया जाता है सिर्फ प्रिंटर के साथ, है ना। यह एक प्रकार का, जैसे बफर मेमोरी होती है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है लेकिन ये बफर मेमोरी से एडवांस होता है। स्पूलिंग प्रोसेस क्या सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को प्रिंट देते हैं, है ना, तो स्पूलिंग की फाइल बनते चलती है। जैसे हमने प्रिंट दिया, हमने 100 पेज दिए हैं, तो वो स्पूल होकर मतलब खींच कर कहा जाते हैं प्रिंटर के पास, है ना। और याद रखिएगा प्रिंटर में भी क्या होता है, रैम होती है। हमारे कंप्यूटर से डाटा स्पूल होके कहा जाएगा प्रिंटर की रैम में जाकर सेव होता है और फिर वो प्रिंट निकालता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पूलिंग जो प्रोसेस है ये डिपेंड किस पे, प्रिंटर अन्य डिवाइस के लिए डेटा संग्रह की क्या है, ये प्रोसेस है, एक प्रकार का सिस्टम है स्पूलिंग का। और ये सिर्फ प्रिंटर के साथ ही काम करता है, ये याद रखना। इसके अलावा जो बफर होता है, तो बफर स्टोरेज जो है हमारे कीबोर्ड के साथ में, है ना, जितने भी इनपुट डिवाइस है उनके सभी सभी के साथ में काम करता है, वो भी आप याद रखिएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग स्पूलिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अगला है, जब नया सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है तो इंस्टॉलेशन फाइल, मतलब जब हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है, अब हम उनको इंस्टॉल करेंगे ना हम लोग, तो इंस्टॉलेशन की जो फाइल होती है वो खालिस्तान फाइल फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव होती है। मतलब कंप्यूटर में जब हमने कोई फाइल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो किस फॉर्म में इंस्टॉल होगा, तो वहां पर वो जो फॉर्म होगा वो उसको हम पहचानेंगे किससे, उसके फाइल एक्सटेंशन से। मतलब उस जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसी से हमको पता चलता है कि ये फाइल किस काम में आने वाली है। क्योंकि फाइल किसकी है, सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की जितने भी फाइलें होती है उनका एक्सटेंशन याद रखना हमेशा क्या होने वाला है, .exe होने वाला है। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर ये है ना। ये ऑब्जेक्ट फाइल का हो गया, ये पीडीएफ फाइल का होगा और एक्सएलएस फाइल का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल एक्सटेंशन आप लोगों को पढ़ने चाहिए। फाइल एक्सटेंशन इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट्स में डले हुए हैं, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं और हम धीरे धीरे और प्रोवाइड कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्कैनर, मतलब सरल स्कैनर है जिसमें केवल कागजी दस्तावेज को स्कैन किया जा सकता है। मतलब कि हमको एक ऐसे सिंपल टाइप के स्कैनर की बात करनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कागज को ही स्कैन कर सकते हैं, बाकी को स्कैन नहीं कर सकते, है ना। इसके हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहला हमारे पास में है सीट फैट स्कैनर।
देखो सीट फेड स्कैनर जो होता है ये एक प्रकार का ड्रम स्कैनर होता है। कैसा होता है? एक प्रकार का ड्रम स्कैनर होता है। अच्छा, ड्रम स्कैनर की खासियत ये होती है कि इसमें पेपर को हम अंदर डालते हैं, है ना, और अंदर पेपर मुड़ जाता है और फिर बाहर निकलता है ना, क्योंकि अंदर कैसा है, ड्रम है, गोल है, तो एक तरफ से एक तरफ से हमने पेपर डाला, अंदर जाएगा, घूमेगा और फिर पेपर बाहर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास सीट फेड स्कैनर जो होते हैं, इसके अंदर हमको पेपर को डालना होता, अंदर मुड़ के निकलेगा। मतलब इस स्कैनर का प्रयोग हम जो लचीली चीजें होती है उनको स्कैन करने के लिए किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। फिर हमारे पास में फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर ऐसा स्कैनर होता है जिसमें पेपर का निश्चित आकार होगा और साथ में उसको हम ऐसे लिटा कर रखेंगे। फ्लैट बेड स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी ऑनलाइन शॉप्स होती है जहाँ फॉर्म भरने जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, तो वो वाला स्कैनर कौन सा है? वो फ्लैट बेड स्कैनर है, जिसमें पेपर को लिटाया जाता है, बंद करेंगे ढक्कन और फिर स्कैन कर देंगे और सीधे कंप्यूटर में डिजिटल कॉपी उसकी बन जाएगी। हैंड हेल्ड स्कैनर कौन सा है? तो हैंड हेल्ड स्कैनर ऐसा स्कैनर है जिसको हम हाथ में पकड़कर स्कैन कर लेते हैं, है ना। जैसे आपका मोबाइल हो गया, है ना, किसी चीज को आप स्कैन कर रहे हो तो हाथ में पकड़ा और स्कैन कर लिया। इससे आप किसी भी चीज को स्कैन कर सकते हो, मतलब कैप्चर उसको कर सकते हो, है ना। तो हैंडहेल्ड की डेफिनेशन बोलती है ऐसा स्कैनर जिसको हम हाथ में पकड़कर चला पाए, वो वाला। फिर हमारे सामने है हैंड डाउन। तो हैंड डाउन स्कैनर जो हमारे पास में होता है, ये ऊपर की तरफ रखकर नीचे फिर स्कैन किया जाता है, वो वाले स्कैनर हमारे पास में होते हैं, जिसमें पेपर नीचे रखा है और ऊपर से स्कैन किया जाता है। चलिए, तो अब याद रखेंगे हमारे पास में ड्रम स्कैनर है। अच्छा, हैंड डाउन हैंड ओवर स्कैनर होता है वाला, हैंड डाउन नहीं, हैंड ओवर स्कैनर जो ऊपर से रखा रहता है और नीचे फिर पेपर रख के स्कैन किया जाता है, हैंड ओवर होता है, ये वाला नहीं होता। तो हमसे बोल रहा है कौन सा सरल स्कैनर है जिसमें केवल कागजी दस्तावेज किए जाते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा है? वो है हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर है। ठीक इसी में हम कागजी दस्तावेज को कर सकते हैं, याद रखें। ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क किस प्रकार का डिस्क है? जो ब्लू रे डिस्क हमारे पास में होता है वो किस प्रकार का डिस्क है, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो ब्लू रे डिस्क हमको पता ही है ना, कि ब्लू रे डिस्क जो है ये डीवीडी को रिप्लेस करता है और उसमें सिंगल लेयर और साथ में डबल लेयर में हम इसमें डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं। 25 GB सिंगल लेयर में और 50 GB डबल लेयर में डाटा आता है। इसको रीड और राइट करने के लिए नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है ना। और इसमें हाईली ग्राफिकल डाटा, जैसे गेम हो गया, 3D वीडियो हो गया, 3D गेम्स हो गए, हाई क्वालिटी के वीडियो हो गए, उनको सेव करने के लिए हम ब्लू रे डिस्क का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार का माध्यम हमारे पास में? तो हमने बोला कि डिस्क है ये। तो कैसी डिस्क है ये एक ऑप्टिकल डिस्क है भैया, इसको आप याद रखना। चुंबकीय डिस्क में हमारे पास में फ्लॉपी आता है और हार्ड डिस्क आता है और चुंबकीय टेप आता है। मैकेनिकल हमारे पास में नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास जरूर होता है, SSD और मेमोरी कार्ड वगैरह जो है वो होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेशन में डालते हैं तो खालिस्तान होता है ना। हाइबरनेशन क्या होता है ये समझ लिया हम लोग। ठीक है, हमारे पास इसके पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उसमें हमको स्लीप मोड मिलता था, है ना। स्लीप मोड में क्या होता था कि हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में, मतलब सारी चीजों को बंद करके स्लीप मोड में चला जाता था। हम कोई भी की प्रेस करते थे फिर वो बैकअप हो जाता, जाग जाता। उसी का एडवांस वर्जन हमारे पास में है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो है ये कई लंबे समय तक के हमारे कंप्यूटर को सुला कर रख सकता है और साथ में उसके अंदर जो भी काम हम उस समय कर रहे होते हैं वो एज इट इज कंडीशन में होते हैं। जैसे हम उसको जगाएंगे, वापस लेकर आएंगे, तो जो काम हम कर रहे थे उस समय बचा कितने भी समय हो जाए, है ना, सीमोस बैटरी जब तक चलती रहेगी उसके अंदर का डाटा जैसा का वैसा रहता है, तो वापस आ जाता है। क्या होता है हाइबरनेशन में? हाइबरनेशन में कंप्यूटर अपनी पूरी सप्लाई, पावर सप्लाई को बंद कर लेता है ना। जितनी भी उसको बिजली मिल रही है, चाहे डिस्क को मिल रही है, बोर्ड को, CPU को, इन सबको वो क्या कर लेता है? बंद कर लेता है ना। तो पावर कुछ भी कंज्यूम नहीं होता है और उस तरीके से वो हाइबरनेशन में पड़ा रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि चालू है या बंद है ना। तो वो स्थिति होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है? कंप्यूटर पर सब कुछ हार्ड डिस्क में सेव होता है, कंप्यूटर पर सब कुछ रैंडम एक्सेस मतलब रैम में सेव होता है, कंप्यूटर में सब कुछ एक कॉम्पैक्ट डिस्क में सेव होता है, कंप्यूटर पर सब कुछ एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में सेव होता है। मतलब ये क्या बोल रहा है? DVD बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये भी एक तरीके से यही बोल रहा है। तो दोनों आंसर गलत है। CD में थोड़ी ना सेव होगा, है ना। CD या DVD में सेव नहीं होगा, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में सेव नहीं होगा। रही बात यहाँ पर रैम की, तो मैंने बोला कि कंप्यूटर अपनी पूरी पावर सप्लाई बंद कर लेगा। रैम कैसी है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जैसी बिजली सप्लाई बंद होगी उसके अंदर का डाटा अपने आप नष्ट हो जाएगा।
तो ये इसमें तो डाटा सेव हो ही नहीं सकता है लाइट जाने के बाद, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा है? तो पहले ही वाला है, कंप्यूटर पर सब कुछ हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है और जैसे हम उसको बैकअप करते हैं, जगाते हैं, तो उस समय जो हम काम कर रहे होते हैं वाली फाइल वापस से हार्ड डिस्क से कहाँ पे लोड की जाती है? रैम में लोड की जाती है ना। इसको याद रखिएगा हाइबरनेशन को। ये हमारा जो स्लीप मोड पहले था वही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय टेप का उपयोग एक्सेस के निम्न में से किस प्रकार के लिए किया जाता है ना। अगर हम चुंबकीय टेप की बात करें तो उसका जो एक्सेस मोड होता है ना, तो चुंबकीय टेप में किस प्रकार का एक्सेस मोड प्रयोग में लाया जाता है, ये हमारा प्रश्न है ना। हमसे बोल रहा है रैंडमली, डायरेक्टली और सिक्वेंशियली। देख रहे रैंडमली क्या होता है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर हमारे पास में फाइलें हैं तो रैंडमली में हम कभी 2 ले सकते हैं, कभी 5, कभी 1, कभी 6, कभी 4 इस तरीके से ले सकते हैं। फिर हमारे पास डायरेक्टली, डायरेक्ट मतलब हमको जो लगेगी वो लेंगे है ना। हमको 3 चाहिए तो हम सीधे 3 ले लेंगे, 5 लगेगी तो हम 5 ले लेंगे, जो चाहे वो ले सकते हैं। सिक्वेंशियली में क्या होता है कि मान लो आपको 5 नंबर की फाइल चाहिए तो पहले आपको 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे और फिर जाके आप पहुंचेंगे 5 में। तो ये बहुत ज्यादा स्लो होती है ना। तो हमारे पास जो चुंबकीय टेप होता है वो कैसा है? एक सिक्वेंशियली एक्सेस। इसमें हमको किसी भी फाइल पर अगर जाना है, जितनी ज्यादा दूर रखी रहेगी उतना ज्यादा समय वहां तक पहुंचने में लगने वाला है। ठीक है, तो ये अगर आपने चुंबकीय टेप देखा होगा, जब आप पुराने कैसेट के टेप वगैरह में लगते हैं, आपने नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, गूगल पे सर्च करना दिख जाएगी है ना। तो वो सिक्वेंशियल फॉर्मेट में इसमें डाटा सेव किया जाता है और ये आज भी चलती है सबसे लंबे समय तक। इसी में मतलब चुंबकीय टेप में ही डाटा सुरक्षित रहता है, ये भी आप याद रखेंगे, डाटा खराब नहीं होता। एकाधिक फाइलों और फोल्डरों को एक फाइल में संयोजित और संपीड़ित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि आपकी एक से अधिक फाइलों है ना और फोल्डरों को फाइल में संयोजित है ना, मतलब सुरक्षित भी रखना है आपको, साथ में संपीड़ित करना है। संपीड़ित को एक वर्ड और हिंदी में हो रहता है संकुचित। संपीड़ित या संकुचित मतलब छोटा कर देना है ना। और बहुत अच्छा वर्ड है हमारे पास कंप्यूटर का कि कंप्रेस कर देना करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? संपीड़ित मतलब कंप्रेस है ना, या संकुचित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर रखे हैं, इसमें से बस आपको कंप्रेस फाइल करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है। हमारे पास में विनजिप, एडोब एमएस पेंट और एडोब एक्रोबेट राइटर है ना। ये राइटर हो गया, ये रीडर हो गया, दोनों एडोब के हो गए है ना। अब हमारे पास पेंट है, पेंट प्लस चलाने के लिए। यहाँ पर विनजिप जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। और विनजिप जो होता है इसकी जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या बनता है? उसका जिप बनता है ना। विनजिप की फाइल का एक्सटेंशन क्या बनेगा? जिप। इसके अलावा हमारे पास में विनरार होता है, 7 जिप होता है ना। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन है विनजिप कंप्रेस फाइल वाले, इसको भी आप अच्छे से याद करिए। ठीक है, चलिए। एमएस वर्ड 2019 में कॉपी या कट और पेस्ट ऑपरेशन आमतौर पर कहां पर सेव होते हैं? बस यही पूछ रहा है ना कि एमएस वर्ड में कॉपी या कट आपने कर दिया है ना, तो वो आमतौर पर खालिस्तान जगह पर सेव होता है। तो इसका आंसर तो हमारे पास सभी को पता होगा, इसका आंसर आप ही बताइए है ना कि जब भी कॉपी या कट किया जाता है तो वो कहाँ जाकर सेव होता है। इसका आंसर आप बता दिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जब आंसर दोगे तो लिखना कि क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ऐसा लिख देना 8 और ऐसा उसका आंसर लिख देना 1 2 3 जो भी होगा बस वो लिख देना। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में एमबीआर का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आपने तैयार कर लिए होंगे, नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी कर लो, अभी भी समय है। रोज 10 भी करेंगे तो हम 100 से ऊपर याद कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखना। एमबीआर जो होता है, एमबीआर का जो फुल फॉर्म हमारे पास में है वो है मास्टर बूट रिकॉर्ड है ना। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये होगा इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कमांड लाइन इंटरफेस CLI किस प्रकार का इंटरफेस है ना। तो CLI हमको पता है कहाँ पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं डॉस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक जगह और पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पर? हम लोग पढ़ते हैं टेलनेट में। टेलनेट है ना, टेलनेट क्या है भैया? टेलनेट हमारे पास में है प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल में हम लोग टेलनेट को पढ़ते हैं, ये भी CLI पे चलता है। किस पे? कमांड लाइन इंटरफेस पे चलता है ना।
क्या है भैया, टेक्स्ट आधारित है, ग्राफिकल आधारित है, टच आधारित या वॉइस आधारित? तो वॉइस आधारित होगा ही नहीं, क्यों? कमांड लाइन हमको टाइप करके देना है, तो सीधे सीधे आंसर क्या बनेगा, ये एक टेक्स्ट आधारित है, ना ग्राफिकल, ना ही टच, ना ही वॉइस, है ना। तो टेक्स्ट आधारित क्या होगा, ये इंटरफेस होगा जिसमें हमको काम करने के लिए कंप्यूटर को टाइप करके कमांड देना है ना, तब जाके कंप्यूटर काम करने वाला है। ठीक है, चल। इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी ढूंढने में किस प्रकार का एप्लीकेशन आपकी सहायता करता है? इसका क्वेश्चन आप बता दोगे, मेरे को पता है ना। क्या है उसका आंसर? सर्च इंजन होगा, सर्च इंजन का हम यूज करते हैं। या फिर डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, तो हमारे जो डोमेन नेम होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है ना, और उनको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो हमारी वेबसाइट से होती है वो आईपी एड्रेस ही होती है ना, लेकिन नंबर्स में रहता है, वो हमको याद होते नहीं है। तो डोमेन नेम उन आईपी एड्रेस को सुरक्षित करता है और उसके बदले हमको नाम देता है ना, और वो नाम हम याद रखते हैं, जैसे google.com, yahoo.com, ये वाले, है ना। तो वो डोमेन नेम सिस्टम करता है, उसको याद रखना। निम्न में से कौन सा स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना, सर्च कर लेना गूगल पे, स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना। कौन से नहीं है बोल रहा है, हमारे पास है सिम्बियन, फेडोरा, आईओएस और एंड्रॉइड। एंड्रॉइड को तो आप पहचानते हो, आप लोग आईओएस को भी पहचानते हो, और बचा सिम्बियन और फेडोरा, है ना। तो सिम्बियन जो है ये भी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पुराने वाले नोकिया के मोबाइल आते थे उसमें सिम्बियन रहता। फेडोरा जो है ये क्या है, ये लाइनेक्स बेस है ना, लाइनेक्स का एक वर्जन है, और एक सिस्टम मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है फेडोरा। एमएस वर्ड 2019 में पोर्ट्रेट का मतलब क्या है ना। पोर्ट्रेट क्या होता है हमारे पास में, देखिए पोर्ट्रेट मतलब इस तरीके का पेज, बाय डिफॉल्ट यही पेज रहता है, और एक पेज हमारे पास में होता है इस तरीके से लैंडस्केप। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, पेज ओरिएंटेशन, है ना। पोर्ट्रेट को क्या है, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, वर्टिकल, डायगोनल बोलेंगे, है ना, और अपसाइड डाउन बोलेंगे। तो हमको पता है पोर्ट्रेट मतलब क्या है, पेज हमारा ऐसा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, लंबवत खड़ा पेज है ना, तो लंबवत बोलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल, है ना। ये जो हमारा लैंडस्केप पेज है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। दो ही होते हैं उसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड वाला सॉफ्टवेयर है ना। सोर्स कोड वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसका कोई भी निरीक्षण, संशोधन और संवर्धन कर सकता है? कहने का मतलब ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कैसा है, उसका सोर्स कोड कैसा है, ये भी है फ्री है, कोई भी ले सकता है, डाउनलोड करो, और उसमें अपने हिसाब से क्या कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन करके और अपनी एप्लीकेशन बना के दे दो, है ना। इसका सोर्स कोड कैसा है, फ्री है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, ये कहलाने वाले ये ओपन सोर्स, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स वाला सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी निरीक्षण, संशोधन, संवर्धन कर सकता है ना। तो कौन सा है, ओपन सोर्स है, फ्री रहता है ना। प्रोप्राइटरी में क्या होगा, ये क्लोज सोर्स है, इसके पैसे देने पड़ते हैं हमको, है ना। एडवेयर क्या होते हैं, जो हमको एड दिखाने में काम में आते हैं, है ना। रैनसमवेयर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, वायरस है जो आपके कंप्यूटर को हैक करके और फिर आपसे फिरौती की मांग करता है ना। रैनसमवेयर को याद रखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, प्रोग्राम लिखना, डेटा स्टोर करना, नेटवर्क सेटअप करना, है ना। तो हमको पता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर मतलब कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर जितने भी हमारे पास हार्डवेयर है, साथ में जितने भी हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उनके बीच में इंटरफेस प्रदान करता है ना। मतलब जो हमारे पास कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे हैं वो, और हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हैं वो, दोनों को आपस में सामंजस्य बना के और फिर क्या काम करने वाला, प्रबंधन का, मैनेजमेंट का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। विंडोज 10 में डेस्कटॉप विंडो को मिनिमाइज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है ना। तो हमारे पास विंडोज 7 है, तो इसमें डेस्कटॉप जो विंडो कोई खुली होगी उसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो याद रखना ये नए फीचर है ना, एरो स्नैप के फीचर है, और ये हमारे पास विंडोज में नए नए रूप से आए हुए थे 2007 के बाद में। 8, 9, 10 इसमें हमको 10 में ज्यादा मिलता है, 11 में भी हम काम करते हैं। तो एरो स्नैप फीचर होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो क्या करेंगे, विंडो की के साथ में हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे, विंडो प्लस डाउन एरो की, तो कैसे हो जाएगा, मिनिमाइज। मैक्सिमाइज वापस करना होगा, रिस्टोर हमको तो क्या करेंगे, विंडो की के साथ में अप की प्रेस करेंगे तो वापस खुल जाएगा, है
ना। अगर हमको उसको स्क्रीन के राइट साइड में भेजना है तो क्या करेंगे, विंडो की प्लस राइट एरो की, और लेफ्ट साइड में भेजना है तो विंडो की प्लस लेफ्ट एरो की, है ना। इस तरीके से हम लोग चारों तरफ उसको भेज सकते हैं, याद रखिए। यदि आप MS एक्सेल 2019 में स्प्रेडशीट में किसी सेल को संपादित करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ एडिट करना है, तो खालिस्तान फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं, है ना। हमारे को पता है MS एक्सेल में हमारे पास में क्या होती है, ये सेल होती है, इस तरीके से डब्बे बने होते हैं, वो क्या कहलाती है, सेल। ये सब सेल है। इसमें हमने कुछ टाइप कर दिया, है ना। अब हमको इसको एडिट करना है, तो वैसे डायरेक्ट जाके हम टाइप करेंगे तो जो पहले टाइप किया था पूरा उड़ जाता है। तो क्या करते हैं, हम उस सेल को हमने सेलेक्ट किया, हमारा सेल पॉइंटर वहां पे ले गया, और हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कौन सी, F2, है ना। F2 में फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे को कर्सर मिल जाएगा, फिर हम उसको एडिट कर देंगे, करेक्शन कर देंगे, है ना। याद रखना, अगर आपको फोल्डर को भी रीनेम करना है, कोई फोल्डर आपकी ये फाइल होगी उसको रीनेम करना है, तब भी हम F2 प्रेस करके उसको रीनेम कर सकते हैं। अनिल MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में एक कॉलम में संख्यात्मक मानों की कुल संख्या जानना चाहता है ना। मतलब कोई यूजर है और वो MS एक्सेल में वर्कशीट में किसी कॉलम में संख्यात्मक मान, मतलब जो भी संख्या रखती है ऐसी सेल, है ना, की कुल संख्या जानना चाहता है ना। तो ऐसी हमारे पास स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट पे इस तरीके से सेल जिसमें नंबर लिखे हैं उनकी बात कर रहा है, जो खाली है उनकी बात नहीं कर रहा है ना। खाली वाली को छोड़ देगा, तो जिसमें संख्या होगी उनकी संख्या नाप कर, मतलब उन सेल की संख्या नाप कर, और वो हमको बता देगा, है ना। तो हम इफ यूज करेंगे, क्या इफ क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है, यहाँ पे हमको कंडीशन देनी होगी, है ना, और इसका यूज यहाँ पर नहीं होगा। हमारे पास में काउंट, तो काउंट हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। काउंट कमांड जब भी चलाएंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे सेल रेंज दे देंगे हम A1 से लेकर A10 तक के, उसके बीच में ऐसी जितनी सेल जिसके अंदर संख्या या कोई मान होगा तो उसकी वो संख्या बता देगा कि हाँ 6 में है, 4 खाली है ना। तो हमको 6 वाला बताएगा, 4 वाला नहीं बताएगा, ठीक। तो जिसमें भी मान होंगे सिर्फ वो बताएगा, है ना। ये हमको सम का जोड़ने के लिए हो गया, ये एवरेज निकालने के लिए हो गया। एक आधे बाइट को किस रूप में जाना जाता है, तो आधे बाइट को हमको पता ही है ना। एक बाइट में क्या होते हैं हमारे पास में 8 बीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीट इक्वल देन क्या होगा हमारा, 1 बाइट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में आधे मतलब कितने, 4, 1 2 3 4, 4 बिट, 4 बिट इक्वल क्या होगी, 4 बिट इक्वल होगा 1 निबल के, है ना। तो एक बाइट में कितनी निबल होती है, 2 निबल होती है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। और बीट से मिलकर ही बनेगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयोग होता है ना। तो रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके लिए प्रयोग आता है, तो आप याद रखिए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पर हमको तुरंत क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, तुरंत हमको परिणाम मिलना चाहिए, कि हमने तुरंत यहाँ पे कुछ कमांड दिया है और वहां पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, तो हम फ्लाइट उड़ाते हैं ना, तो ऑटो पायलट मोड जो होता है वहां पर हम यूज करते हैं कि यहाँ जमीन से कुछ कमांड चेंज किया तो ऑटो पायलट अपने आप चेंज कर ले। दूसरी चीज कि हम लोग जो सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं, है ना, सैटेलाइट कहाँ पे, आसमान में नहीं, आकाश में, है ना। तो उन सैटेलाइट को हम जमीन से कंट्रोल करते हैं, तो वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर काम करता है। इसलिए हम यहाँ से उसको उसी समय क्या कर सकते, तुरंत, मतलब सेम टाइम पे उससे हम कोई काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको बोल रहा है त्वरित और तत्काल प्रतिक्रिया वाले सिस्टम, है ना, वीडियो गेम, वेबसाइट डिजाइन और डेटा सेंटर। मैंने क्या बोला कि तुरंत होना चाहिए, बिल्कुल तत्काल, है ना। तो यहाँ पे क्या त्वरित मतलब क्या होगा, वही तुरंत करेगा उसको वो, है ना। त्वरित और तत्काल मतलब कि तुरंत ही जैसे हम कमांड देंगे वैसे क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे हमको त्वरित और तत्काल प्रतिक्रिया वाले सिस्टम की आवश्यकता होगी या परिणाम की आवश्यकता होगी, है ना। वीडियो गेम में नहीं करते, वेबसाइट पे नहीं, और डेटा संग्रह में भी हम लोग नहीं करते हैं, याद रखिए। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज की क्लास, है ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, और बहुत सारों ने आंसर दिए होंगे, मैं कमेंट में चेक करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग नई वीडियो के साथ में आएंगे, और याद रखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, वहां पर आपको फ्री टेस्ट, है ना, और फ्री स्टडी मटेरियल भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, आप करते रहिए आपकी तैयारी, तब तक के लिए जय हिंद।